आर्कियोलॉजी मिशेल फुको का वो टूल है जिसके माध्यम से वो डिस्कोर्सेस को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। जैसे इतिहास के अध्ययन में आर्कियोलॉजी के माध्यम से हम ग्रेजुअली हिस्टोरिकल इवेंट्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और जो भी एविडेंस और फैक्ट्स हमारे पास आते हैं उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। उसी माध्यम से फुको ने इतिहास को और इतिहास में विशेषकर पर्टिकुलर डिसिप्लिन्स को, पर्टिकुलर एरियाज को आर्कियोलॉजी के माध्यम से डिकोड करने का प्रयास किया। चाहे फिर वो मैडनेस के बारे में उनके विचार हों, चाहे सेक्सुअलिटी के बारे में विचार हों, या प्रिजन के बारे में कोई विचार हो, उनको प्रिजन के जो डिस्कोर्स है पूरा उसको डिकोड करने का प्रयास किया और ये दिखाने की कोशिश की कि जो वर्तमान में प्रिजन की जो अंडरस्टैंडिंग हमारी है ये एक कॉन्टेजेंट सर्कमस्टांसेस पर आधारित अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, ना कि ये ऑलरेडी प्री गिवन है या एव डाउट है या एक ऑब्जेक्टिव है। रादर ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस की देन है और हमें इसके निर्माण को समझने की ज़रूरत है ताकि हम समझ सकें कि वर्तमान में जो प्रिजन सिस्टम है ये कैसे इवॉल्व हुआ और इसकी वर्तमान खामियों को भी तब हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे और इसको रिडिफाइन भी कर पाएंगे। ये फुको कहते हैं। ग्रेजुअली जब उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को अपनी आर्कियोलॉजिकल टूल से स्टडी करने की कोशिश की, आर्कियोलॉजी स्टडी करने की कोशिश की, उसके डिस्कोर्सेस को जो कि एक प्रोसेस को दिखाते हैं उसके फॉर्मेशन के, उसको अनलीच किया, तो लॉजिकली फुको पहुंचे नेक्स्ट एवोल्यूशन पे अपनी फिलॉसफी के और वहाँ उन्होंने निश्चय से क्लू लेते हुए जीनियोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सामने लाया। और हिस्टोरिकली जीनियोलॉजी किसी हिस्ट्री में किंग्स के पूरे कुनवे को दर्शाती है, एक पूरी सीक्वेंस को दिखाती है कि इससे पहले ये आया, उसके बाद वो आया, उसके बाद वो आया। बेसिकली यहाँ फुको जो नॉलेज का हमारी एक लीनियर कंसेप्शन है कि टीलियोलॉजिकल कंसेप्शन है कि चीज़ें जो हैं एक लॉजिक लेकर पैदा हो रही हैं और वो अल्टीमेटली परफेक्शन की ओर जा रही हैं, जो कि हमें अरिस्टोटल और प्राचीन समय से मिल रहा है। साथ ही साथ बिब्लिकल एंगल से भी हमें मिलता है, क्रिएशन मिथ से, कि भाई जो भी चीज़ क्रिएट हुई उसका कोई लॉजिक है, वो हम उस तरफ के लिए बढ़ रहे हैं। बेसिकली ह्यूमन रीजन जो है, ह्यूमन नेचर जो है वो रिफाइन होता जा रहा है, तो उसको फुको चैलेंज कर देते हैं अपने जीनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ये जो जीनियोलॉजी जो हमने कंस्ट्रक्ट की है अलग अलग डिसिप्लिन्स के थ्रू, अलग अलग जिसमें अलग अलग डोमेन्स के नॉलेज और डिस्कोर्सेज जुड़ जाते हैं, इस सारी जीनियोलॉजी को हम उन डिस्कोर्सेज की स्पेसिफिक आर्कियोलॉजी से भी डिकोड कर सकते हैं उन डिस्कोर्सेज को। साथ ही साथ कलेक्टिवली भी हम इस जीनियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं कोशिश करने का कि इसकी जो एक यूनिफॉर्म और लीनियर अंडरस्टैंडिंग जो हमने अपने माइंड पे बिठा ली है इससे खुद को मुक्त कर सकें, ताकि ये दिखा सकें कि ह्यूमन नेचर एज सच की जो डेफिनेशन हमने लेके बैठे हैं, उसकी स्टैटिक डेफिनेशन हम लेकर बैठे हैं, ये अपने आप में बहुत गड़बड़ पैदा करती है, उसमें एक भ्रम पैदा करती है। तो ह्यूमन नेचर एज सच कुछ नहीं है, रादर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स से डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में ह्यूमन के बिहेव को रिडिफाइन करने का प्रयास किया गया है। और यहीं से फुको का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंटैलिटी भी निकल कर आता है, किस तरह से ह्यूमन को ग्रेजुअली शेप और रीशेप उसकी आइडेंटिटी को किया जाता है आउटवर्ड एजेंसीज के थ्रू भी। ये कोई सब्जेक्टिव काम नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस के थ्रू ग्रेजुअली होता है, कोई जानबूझ के कोई रूलर नहीं करता, ये सर्कमस्टांसेस उसको करते हैं, वो कोई कहते हैं। और और इस वजह से फुको फिर पावर के कॉन्सेप्ट पे पहुंच जाते हैं और फिर पावर के थ्रू वो जो उन्होंने पहले शुरू में सेपरेटली स्टडी करना शुरू किया था प्रिजन में, मैडनेस में, उसको वो फिर कलेक्टिवली उसकी उस
पनिशमेंट एंड क्राइम या जिस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कलेक्टिवली पावर के एंगल से वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और वो ये पाते हैं कि पावर जो है बेसिकली समाज के प्रत्येक इंस्टीट्यूशन में फ्लो कर रही है। ये रिलेशनशिप पर है। पर हमारी पुरानी कंसेप्शन ये रहेगी पावर कोई सेंटर है, कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। और अपने जीवन के अंतिम पीरियड में फूको फिर जीनियोलॉजी से भी आगे जा करके फिर वो एथिक्स की स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ होता है बाद में कि बेसिकली ह्यूमन भी एथिक्स के माध्यम से स्वयं अपने बिहेवियर को रेगुलेट और रिडिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो फूको फिर इस तरफ को भी आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं अपनी स्टडी में। तो बेसिकली आर्कियोलॉजी और जीनोलॉजी उनके टूल हैं जिसके माध्यम से वो नॉलेज को और पावर के जो रिश्ते हैं उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं, उनको एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उनको उनकी उनमें जो एक पावर जो उनमें एक न्यूट्रलिटी दिखाई जाती है, जो एक निष्पक्षता दिखाई जाती है, उसको एक्सपोज करके उसकी सब्जेक्टिविटी और उसकी उसकी लक बाय चांस के सर्कमस्टांसेस को सामने लाने की कोशिश करते हैं फूको, ताकि मानव किसी भी तरह के टोटलिटेरियन प्रोजेक्ट, किसी भी तरह के ऐसे डिस्कोर्स जो कि मानव को बाइंड कर दे, उसकी 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 रैशनैलिटी, उसकी चॉइस को चैलेंज कर दे, उसके ह्यूमन एजेंट को सप्रेस कर दे, उसको मानव टैकल कर सके। इस चीज़ से लिबरेट करने के लिए वो ये टूल बनाते हैं, आर्कियोलॉजी और उसके बाद जीनोलॉजी।